बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी खबरें हैं, आइए जानते। और दर्शकों, आज की पहली खबर आपको बताऊंगा। अभी कुछ दिन हुए हैं जब सरकार बदली है, कहां पर? पश्चिम बंगाल। और सरकार बदलते ही बीएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया है दर्शकों। लेकिन जैसे ही बीएसएफ मैदान में आई, बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स तिलमिला गई है, बौखला गई, क्योंकि भारत पूरी सीमा पर फेंसिंग लगाने की तैयारी कर रहा है। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए। बंगाल में बीजेपी आई है तो यहां मुसलमान गाय को बचाने के लिए निकल गए। क्या कुछ बदल गया देखिए जरा। इधर आप देखिए, बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण पर लगातार जारी है। और तीसरी और सबसे खास तस्वीर आपकी हमारी सुरक्षा के लिए, बॉर्डर पर तार बिछाए जा रहे हैं, फेंसिंग लगाई जा रही है। ये सरकार बदलते ही तीन चीजें जो हैं, ये अभी आपको मैं दिखा रहा हूं। अब दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर आपकी और हमारी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। देखिए, फेंसिंग लगाने जब बीएसएफ पहुंची तो वहां बांग्लादेश की फौज आ गई, बौखला गई, क्योंकि डर लगने लगा कि घुसपैठ ये क्या करेंगे। और उस दौरान दर्शकों वहां पर काफी ज्यादा वाद विवाद हुआ, गहमा गहमी रही। सुनवाता हूं जरा वहां पर क्या हुआ, पहले आप तस्वीर देखिए। কর্মীরা তারা কিন্তু বাধা দিতে যখন আসে, তাদের কিন্তু একদম কোরআন। আমি বলছি দেশ সংগঠন হিসেবে আমার কাজ হলো কি বলতে কথা বলছি, একদম মুখ সামনে কথা বলবা। আপনি সামনে সিভিল মুখ সামনে কথা বলবা বলছি। আপনি বলছেন না ফালতু কথা বলবা, আপনি কথা বলবেন দেশ। তুমি কে এখানে? তুমি কে? তুমি কে? তুমি কে এখানে? তুমি সীমান্তে কে? তুমি কে এখানে? এখানে দেশের কথা বলবে, বিজেপি কথা বলবে, কথা বলবে কেন? আমাদের জমি কি হইছে? তুমি কে? ল্যান্ডের লোক তুমি আপনি বিএসএফ আছে না? আমাকে শুনে সীমান্ত আসলে নোটিশ দিতে থাকে। আমাকে বিএসএফ এর সাথে আমার দেখা হবে, বিএসএফ থাকবে, বিএসএফ কমান্ডিং তোমরা কাজ করতেছ কেন? আমাদের সিভিল বলছেন যে না, সিভিল টাকা। यहां बांग्लादेश बॉर्डर पर बौखलाहट है, और इधर बंगाल में मुस्लिम सनातन की राह पर आ गए। उन्होंने भी गाय की कुर्बानी पर कह दिया है कि यहां पर गाय की कुर्बानी नहीं होगी। जो मुस्लिम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे गाय की कुर्बानी होगी, उन्हें यह तस्वीर देख लेनी चाहिए, बंगाल के बदलाव की तस्वीर। पे जियो पे मरो, प्यार करो, साथ रहो, वो बला की यही पहचान है। हमारा दिल, हमारी जान, हमारी ये तस्वीर आपने देखी, लेकिन वहां के मुस्लिम मौलाना और कई मुस्लिम भाईजान आ गए। वो क्या कह रहे हैं, सुनवाइए जरा। এবছর আমরা কোনো ইমাম ও মুয়াজ্জিন সাহেব গরু কোরবানি করব না। আমরাও একই দাবি তুলছি, গো হত্যা বন্ধ চাই, গো হত্যা বন্ধ করো এবং দেশের সম্পদ গরুকে নষ্ট করে জবাহ করে। अब दर्शकों, बुलडोजर बंगाल में जैसे ही चलना शुरू हुआ है तो लोग अब बैठ के वहां पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। और सुनिए जरा क्या नारे लगाए जा रहे हैं, सुनवाइए जरा इसको। दर्शकों, आपको बताऊंगा एक एक तस्वीर हो क्या रहा है, लेकिन पहले ये आप देखिए, टीएमसी नेता के ऑफिस पर यह अवैध निर्माण था जिस पर बुलडोजर चला, तो सबकी सांसें बढ़ गई हैं कि आखिर शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा है वो वही काम कर रहे हैं। सरकार में आने के बाद जबरदस्त एक्शन हो रहा है जो आपने अभी देखा।
लेकिन दर्शकों, उधर बांग्लादेश में रहने वाले कट्टरपंथी बौखला गए, क्योंकि जब फेंसिंग लगेगी, तार लगेंगे, तो घुसपैठिए कहां से आएंगे। बताऊंगा मैं आपको कैसी बौखलाहट है, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। তারা কিন্তু একেবারে মাপ দিতে পারতো। बकरीद से पहले बंगाल में बुलडोजर चला तो घुसपैठियों में गदर मच गया। गदर ऐसा मचा कि असर बॉर्डर तक चला गया और बीएसएफ की बंदूकें तक तन गई। এই যে খুঁটি আপনাদের গাড়তেছেন, অথচ বিজিবি কে ইনফরমেশন করেন নাই। না এই घुसपैठ के रूट पर बीएसएफ के बूट पड़े तो बांग्लादेशी फौज के पसीने छूट पड़े, क्योंकि बांग्लादेशी जानते हैं बॉर्डर बंद हुआ तो घुसपैठिए भूखे मरेंगे, कट्टरपंथी आपस में लड़ेंगे। बस इसीलिए बीएसएफ से टकराने की साजिश रची गई। बीजेपी के साथ बीएसएफ का लड़ाई होगी, हंगामा कर रहा है वो बांग्लादेश आदमी आके इधर। जीरो लाइन पे करने नहीं देगा तो फिर हम लोग 3 बीघा बंद कर देंगे, क्योंकि हम लोग को तो चाहिए ना फेंसिंग जीरो लाइन पे। उधर घुसपैठियों का गेम ओवर, इधर बुलडोजर का राउंड क्लियर। बंगाल से बांद्रा तक ऐसी पिक्चर दिखी जो भूतों ना भविष्यति है, क्योंकि भाईजान भी अब कह रहे हैं गाय हमारी माता है। এবছর আমরা কোনো ইমাম ও মুয়াজ্জিন সাহেব গরু কোরবানি করব না। बंगाल से निकली लहर में शहर शहर शामिल हुआ। मुंबई से हैदराबाद तक, मौलाना से ओवैसी के नेताओं तक बकरीद से पहले सबकी जुबान केसरी हो गई। अब दर्शकों जरा सोचिए आप, बॉर्डर पर स्थिति कितनी गंभीर होगी, क्योंकि बॉर्डर वहां पर वैसे भी दर्शकों बहुत करीब है। कैसे है ये देखिए, इधर भारत है और ये आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग शुरू होते ही बवाल हो गया है। कूच बिहार में बीएसएफ और बांग्लादेशी फोर्स आमने सामने आ गई, जिसके बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात संवेदनशील हो गए। दरअसल बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन नापी जा रही है। बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन जब जमीन नापने के लिए पहुंचे, तभी बांग्लादेशी फोर्स ने विरोध किया और माहौल इसके बाद अचानक गर्म आ गया। सीमा पर दोनों पक्षों के जवान आमने सामने डट गए। फेंसिंग रोकने को लेकर बांग्लादेशी आपत्ति की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि विरोध के बावजूद बीएसएफ ने फेंसिंग का काम नहीं रोका है, लेकिन बांग्लादेश की टेंशन फेंसिंग से ज्यादा घुसपैठ को लेकर है, क्योंकि अगर फेंसिंग हो गई तो घुसपैठ और तस्करी पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा, जिससे भारत से सटे बांग्लादेशी इलाकों में भूखमरी जैसे हालात होंगे। पशु तस्करी और फर्जी नेटवर्क भी ठप होने से भूखमरी आ जाएगी। यही वजह है दर्शकों कि बॉर्डर पर फेंसिंग का बीजीबी विरोध कर रही है। भारत बांग्लादेश सीमा कुल 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और बड़े हिस्से में फेंसिंग शुरू हो गई है। कुछ इलाकों में काम बाकी है। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने स्मार्ट प्लान बनाया है और इससे बांग्लादेश बेचैन हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा में एआई कैमरे लगाने का प्लान बनाया। स्मार्ट फेंसिंग और सेंसर नेटवर्क से निगरानी बढ़ाने की तैयारी हो रही है। बीएसएफ अब ड्रोन, थर्मल कैमरे और एआई सिस्टम का इस्तेमाल करेगी, यानी बांग्लादेश घुसपैठ मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगी दर्शकों। और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सुनवाता हूं आपको। আমিন নিয়ে আসছেন, আমরা যেটা আমিন বলি, জমি যখন বাহির করবেন অবশ্যই কিন্তু বিজিবি কে জানায় এটা কাজ করতে হবে। এখন এইখান থেকে যদি আপনি ভিতরে করেন, নো প্রবলেম, না এই যে আপনাদের যে সীমান্ত এলাকা দিয়ে এই যে দেখেন আপনাদের লোকের হাতে যে খুঁটি, এই যে হাতে খুঁটি, না না সীমান্ত এলাকায় বরাবর যদি খুঁটি কাটতে হয় অবশ্যই আমাদেরকে জানাইতে হবে। খুঁটি গাড়েगा ही नहीं, आपके में नहीं लगेगा না लगाएगा खुटी। ঠিক আছে, সীমানা বাহির করতেছেন, এই যে খুঁটি আপনাদের গাড়তেছেন, অথচ বিজিবি কে ইনফরমেশন করেন নাই। ये तो नाप हो रहा है, अभी कौन सा लग रहा है? हम आपके तरफ लगेगा तब नापा होगा। हम अपना जमीन नाप रहे हैं। জমির যে মালিক আছে উনি খুঁটি হাতে নেবেন, কিন্তু আপনাদের হাতে খুঁটি কেন? अरे ये না 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 ওই যে আপনাদের इनका काम है, हमारा काम नहीं है। फेंसिंग का काम हो रहा है, इसका कॉन्फ्रेंस मिल रखा है हमारे।
आप जो बता रहे हो बाहर ही कुछ होगा बीजेपी के साथ बीएसएफ का लड़ाई हो गया, हंगामा कर रहा है वो बांग्लादेश आदमी आके इधर, क्योंकि वो ये जीरो लाइन में फेंसिंग हम लोग भारत का जवान दे रहा है, वो उन लोग रोक दिया है, बोलो है काम रुको, ये जीरो लाइन पे फेंसिंग नहीं होगा। नहीं, फेंसिंग होगा तो अच्छा है ना, लेकिन फेंसिंग नहीं होगा तो अनुप्रवेश के आएगा, रोहिंग्या आएगा इधर आना जाना कर रहा है। जीरो लाइन पे करने नहीं देगा तो फिर हम लोग 3 बीघा बंद कर देंगे, क्योंकि हम लोग को तो चाहिए ना फेंसिंग जीरो लाइन पे। अब दर्शकों आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं, CAA आपने सुना होगा, ये बंगाल में लागू हो गया है। और आप ये देखिए, फेंसिंग बंद होने से सबसे ज्यादा खतरा है बांग्लादेशी घुसपैठियों को। देख रहे हैं आप ये कैसे पार करके आते हैं, लेकिन अब ये नहीं कर पाएंगे। पुरानी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, मूव कीजिए जरा, एक अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, ये लोग सिर्फ फेंसिंग से नहीं दर्शकों, पानी के रास्ते गाय की तस्करी करते और BSF ने इन्हें पकड़ लिया है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा, देखिए जरा, इनकी नाव पर गाय थी और इसे पकड़ लिया गया है। दर्शकों इनकी तैयारी ये होगी कि बकरीद आ रही है तो गाय की कुर्बानी दी जाए, लेकिन गाय की कुर्बानी तो बैन कर दी, तो अब ये ट्रेन में बकरी लेकर आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये कई जगह से तस्वीर दर्शकों सामने आ रही है, यानी कुर्बानी को लेकर अब पूरी तरह से अलग अलग राज्यों में माहौल गर्मा गया है। अब ये देखिए दर्शकों, यहाँ आप देखेंगे भाईजान गाय को बचाने आ गए, उन्होंने कहा गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ हैदराबाद की तस्वीर, गौ हत्या के खिलाफ AIMIM का सर्च अभियान शुरू हो गया है। दोनों तस्वीर आपके सामने। कतल खाने ले जावा तो એવું લાગે છે અને જોડે જોડે ગાય જે જગ્યા કરતા ગાડી નાની છે ને જગ્યા કરતા પણ વધારે ગાયો ભરે નહીં છે અને એને તમે કેટલા दर्शकों बड़ी बात यह कि ओवैसी की पार्टी के नेता खुद ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई गाय तो नहीं ले जा रहा है। सुनवाइए जरा कैसे सर्च अभियान चल रहा है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सुनवाइए। आज ये गौवंश भरेली एक गाड़ी पकड़ी है, गाड़ीना ड्राइवरનું નામ અને સાથે ગાડી હું પોતે પકડી છે શાહિદ મંસૂરી, ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસ ઇત્तेहादुल મુસ્લિમીન ગુજરાત પ્રદેશનો ઉપાધ્યક્ષ। અને આ ગૌવંશને કતલખાને લઈ જવા તો એવું લાગે છે। आज ये गौवंश भरेली एक गाड़ी पकड़ी है। अब दर्शकों मैं आपको सुनवाता हूं, ये आप देख रहे हैं कुरैशी मोहल्ले में कुर्बानी की साजिश की गई है, उसके बाद देखिए माहौल कितना गर्मा गया। ये बिहार की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम दिखाइए जरा, कैसे बिहार के औरंगाबाद में ये घटना घटी है। लेकिन दर्शकों अभी तक आपने देखा कि कुर्बानी को लेकर कैसे देश में माहौल बदल रहा है। पहले हुमायूं कबीर आए, बोले कि हम तो गाय की कुर्बानी देंगे, और जब सख्ती हुई तो सारे भाग गए। बकरीद पहले कुर्बानी पर मजहबी तलवारें खिंच गई हैं, बकरीद से पहले ही यह होने लगा है, क्योंकि बंगाल में कुर्बानी रोकने का असर पूरे देश में दिखा। BSF ने नाव से तस्करी कर बांग्लादेश ले जा रही गाय बरामद की, जबकि दूसरी तरफ CM शुभेंदु ने बंगाली मुसलमानों को वार्निंग दी। असर यह हुआ कि यूपी से बंगाल तक गाय के समर्थन में मुहिम शुरू हो गई है। दर्शकों कलकत्ता में देख रहे हैं आप, मुस्लिम समाज गाय के समर्थन में आ गया, एकाएक गाय से मोहब्बत करने लगा, रैलियां निकाल रहा है। बंगाल की पशु मंडियों में गाय खरीदने में तस्करों के हाथ कांप रहे हैं, यहां तक कि बंगाली मौलाना भी कुर्बानी ना देने की अपील कर रहे हैं। यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में इस मुहिम का असर दिख रहा है। हैदराबाद में AIMIM नेता गायों की तस्करी रोकने के लिए चेकिंग चला रहे हैं। ओवैसी के नेता भी अब गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हैं। उधर महाराष्ट्र में गौ हत्या पर कड़ा कानून लागू कर दिया गया है, लेकिन सबसे अहम तो बंगाल है। दर्शक
बंगाल में बकरीद का ये साल, बंगाल में हर साल बकरीद पर सैकड़ों गाय कटती रही। बंगाल, केरल, पूर्वोत्तर राज्यों में हर साल 35 से 40 लाख गौवध होते रहे, जबकि हर साल 20 लाख गौवंश तस्करी कर बांग्लादेश भेजे जाते हैं। सोचिए दर्शकों, कितना बड़ा आंकड़ा है। लेकिन बंगाल में सत्ता पलटने के साथ अब गौ हत्या पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है, और यह बहुत बड़ी बात है दर्शकों। अब मैं आपको सुनवाता हूं कि इस मामले को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। हम सबको कहेंगे कि जो कानून के दायरे में ईद की नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए। ईद के जिस जानवर को मना किया गया उसका कुर्बानी मत कीजिए। जो जानवर आपको अवेलेबल है, खस्सी है, बकरी है, उसको कुर्बानी करके अपना ईद अच्छे से मनाइए, खुश रहिए, बहुत अच्छे रहिए। पहली बार मकोका अप्लाई किया हुआ है और मेरा विश्वास है कि कोर्ट की स्क्रूटिनी में भी ये बिल्कुल जायज़ होगा, और इस प्रकार से अगर कोई करेगा तो उस पर मकोका लगेगा। दर्शकों, मैंने आपको 3 तस्वीर दिखाई थी, 2 की खबर तो बता दी। अब तीसरा है दर्शकों, बंगाल का बुलडोजर मॉडल और यूपी का बुलडोजर मॉडल आपने देखा है, लेकिन ये महाराष्ट्र का बुलडोजर मॉडल देखिए। पूरा स्टेशन दर्शकों मैंने आपको दिखाया था, कैसे अवैध कब्जा कर लिया गया था। यहां पर बांग्लादेशी बड़ी संख्या में थे, और सरकार ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम भगाएंगे। और उसके बाद टेंशन में है बांग्लादेशी घुसपैठी कि अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये देखिए आप। अब आपको दिखाता हूं बंगाल की तस्वीर। अवैध क्लब पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को, एम्बियंस सुनाइए। लेकिन बड़ी बात यह कि कई टीएमसी के नेता दर्शकों इतने सालों से सत्ता में रहे, अवैध कब्जा कर लिया। देखिए जरा कैसे कैसे बुलडोजर चला है। फुल फ्रेम दिखाइए, एम्बियंस सुनाइए। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात आपने देखी क्या है, यह कि अलग अलग सरकारें अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर रही हैं और भगा रही हैं, क्योंकि ये लोग डेमोग्राफी चेंज कर रहे थे। बंगाल से मुंबई तक घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन ने, देख रहे हैं आप, बुलडोजर एक्शन घुसपैठियों को बेघर कर दिया है। कोलकाता में घुसपैठियों के ठिकाने पहले ही ध्वस्त हो चुके हैं। अब बांद्रा में बुलडोजर अभियान चल रहा है, और घुसपैठियों को संदेश ये है, दावे के मुताबिक मुंबई में 10,000 फर्जी सर्टिफिकेट बने। दर्शकों, शक तो यह कि फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट इन घुसपैठियों के नाम पर बने। अब मुंबई पुलिस के रडार पर ये 10,000 घुसपैठी आ गए तो ये बोरिया बिस्तर बांधकर चल दिए हैं। वहीं असम में आपको खबर बता रहा हूं, एनआरसी और विदेशी ट्रिब्यूनल कार्रवाई लगातार जारी रही। असम पुलिस ने कई संदिग्ध अवैध घुसपैठियों को हिरासत में लिया है। और आपको बताऊं, बांग्लादेश बॉर्डर इलाकों में बीएसएफ और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। आंकड़ों की बात करें तो असम में 20 लाख के आसपास घुसपैठी हैं। बंगाल में ये 60 लाख के करीब है, और मुंबई में 1 लाख से ज्यादा घुसपैठी हैं। अब हर तरफ इन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, और इसलिए ये बोरिया बिस्तर बांधकर बांग्लादेश जा रहे हैं। सुनवाता हूं कैसे घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है, और वो अब यहां से निकल रहे हैं। The streets to destroy the small shops of the hawkers. They have destroyed that with the bulldozers. The people, those who are in power, if they can do like this is a very minor thing to them. We destroy the Vishwa Bangla statue in front of the Juba Bharati Kilangon. They are not only that, throughout Bengal, they are destroying the shops of the hawkers from Darjeeling to the South Bengal. Everywhere they are doing this like this. And the Trinamool Congress will struggle against this. Our thousands workers are not in their house. They have been thrown out their house. अब दर्शकों, आज की एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं। युद्ध फिर से शुरू हो सकता है दर्शकों। अभी यह खत्म नहीं हुआ था, थमा था।
लेकिन अब खबर यह है कि फिर से शुरू हो सकता है। क्यों, उसका कारण जान लीजिए। ईरान ने एक ऐसे आदमी को ट्रेन किया, दावा किया जा रहा है जो IRGC से जुड़ा रहा और उसके टारगेट पर डोनाल्ड ट्रंप और यह है उनकी बेटी इवांका। सोचिए आप, ट्रंप की बेटी को टारगेट पर ले लिया है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पूरी तैयारी में है। कभी भी किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है। देखिए जरा। We have total control of the Strait of Hormuz. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. और दर्शकों, युद्ध एक कदम दूर है क्योंकि इवांका ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप की बेटी की हत्या की सुपारी ली। यही है वो शख्स जिसको मैं दिखा रहा हूं। ये दर्शकों IRGC से ट्रेनिंग ले चुका है, यानी इसका सीधा ताल्लुक है ईरान से। दिखाइए जरा, इवांका ट्रंप अब इनके निशाने पर आ गई हैं। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं, ईरान की साजिश को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच गए। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग कर रहे हैं। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सारे प्रोग्राम कैंसिल कर अब वो पहुंच गए हैं व्हाइट हाउस। दर्शकों, व्हाइट हाउस पहुंचे और आपको दिखाऊं, बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सोचिए आप, बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं। खबर तो यह है कि किसी भी वक्त ईरान ने जो हरकत की है उस पर जवाब दिया जा सकता है। फुल फ्रेम दिखाइए। ये देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी बार वहां पर मीडिया मौजूद थी और हाथ से अभिवादन किया और उसके बाद वो व्हाइट हाउस में प्लान बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये दर्शकों, कौन सा प्लान? क्योंकि ये देखिए आप, ये B-2 बॉमर की तस्वीरें दर्शकों व्हाइट हाउस की तरफ से आई है और इसके बाद ये आशंका बढ़ गई है क्योंकि B-2 बॉमर से ईरान पर हमला हुआ। तो क्या फिर से B-2 बॉमर ईरान पर बरसने वाला है? लेकिन दर्शकों, ईरान में घबराहट है। देखिए आप, यहां पर आपको दिखा रहा हूं, B-2 बॉमर पूरी तरह से तैयार है और आप ये देखिए, ईरान का आसमान, कोई भी फ्लाइट यहां पर नहीं उड़ रही। देख रहे हैं आप, कोई भी फ्लाइट यहां पर नहीं है। यानी ईरान को डर है कहीं अमेरिका हमला ना कर दे। अब दर्शकों, ये देखिए, ट्रंप ने ईरान के नक्शे को अमेरिका के झंडे के रंग में रंग दिया है। देख रहे हैं आप, ये ईरान का नक्शा है और ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है बाकायदा पोस्ट करके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट। अब सोचिए आप, ये ट्वीट कई सवाल खड़े करता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है, क्योंकि इस समय डोनाल्ड ट्रंप, खबर यह दर्शकों, मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग के बाद कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा दर्शकों कि आखिर युद्ध शुरू हो सकता है, उसकी कई वजह हैं। कौन कौन सी वजह हैं, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दिखाता हूं, युद्ध को आप टाल ही नहीं सकते। पहली वजह क्या है? टारगेट पर ट्रंप की फैमिली आ गई है, उनकी बेटी आ गई है, वो खुद टारगेट पर आ गए। अब मैं आपको दूसरी वजह बताता हूं। दूसरी वजह ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो अब तक ईरान के पास है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका उसे वापस चाहते हैं। अब तीसरी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब भी बंद है दर्शक, और इसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चौथी वजह जान लीजिए, इजराइल हमले के लिए तैयार है, यानी इजराइल अपना टारगेट पूरा करके ही दम लेगा, ये साफ हो चुका है। और पांचवी वजह, पाकिस्तान का जितना भी समझौता रहा वो सब कुछ फेल हो गया, यानी अब डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ
एक विकल्प बचा है, ईरान का खात्मा। देखिए जरा। ईरान में तबाही मचाने वाले ट्रंप अब खुद टारगेट पर आ गए। पहले बेटे की शादी का प्रोग्राम कैंसिल, अब छुट्टी कैंसिल कर वो भागे भागे व्हाइट हाउस पहुंच गए। मीटिंग कर रहे हैं, ईरान में फिर से तबाही की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति का पूरा परिवार दुश्मनों की टारगेट पर है। पहले ट्रंप पर गोली चली तो अब निशाना ट्रंप की बेटी इवांका पर लग गया, जिसके खुलासे के बाद ट्रंप ईरान पर हमले का प्लान तैयार कर रहे हैं। ईरान से दुश्मनी का मैटर डोनाल्ड ट्रंप के लिए पर्सनल हो गया है। अब वो इजराइल के साथ मिलकर एक बार फिर ईरान पर हमला करने वाले हैं, जिसकी भनक लगते ही ईरान में एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। खाड़ी देशों में अलर्ट जारी हो गया है और बिचौलिया पाकिस्तान समझौता फेल होने के बाद बैकफुट पर है। अब ट्रंप ठान चुके हैं परिवार पर खतरा यानी देश पर खतरा, जिससे समझौता बर्दाश्त नहीं। लेकिन दर्शकों, सबसे पहले आपको बताऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका अब ईरान के टारगेट पर आ गई है और आप ये मानकर चलिए कि अगर उन पर हमला हुआ तो फिर ईरान का खात्मा तय। यही है वो शख्स जिसको मैं दिखा रहा हूं। ये पकड़ा गया है दर्शकों। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की फैमिली अब IRGC के टारगेट पर है। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश रची जा रही है। यही है इवांका। ईरानी सेना IRGC से शख्स इवांका की हत्या करना चाहता था। यही है वो जिसे अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने तुर्की से गिरफ्तार किया है। आपको बताऊं, दावा यह कि आरोपी अल साद ट्रंप के परिवार को खत्म करने वाला था। खासकर उनकी बेटी इवांका को जान से मारने की इसने कसम खाई थी। टारगेट इवांका थी। जांच के दौरान सुरक्षा बलों को अल साद के पास से कई सबूत मिले हैं। फ्लोरिडा में मौजूद इवांका के घर का पूरा ब्लूप्रिंट इसके पास से बरामद किया गया। आतंकी अल साद काफी समय से इवांका के घर की रेकी भी कर रहा था। इसके पीछे की वजह IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या है। दर्शकों, युद्ध के दौरान अमेरिकी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी मारा गया था और आपको बताएं, आतंकी अल साद कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था। आतंकी अल साद कमांडर कासिम सुलेमानी को अपना गुरु मानता है और तभी से वो ट्रंप परिवार को तबाह करने की फिराक में था। यानी ईरान को युद्ध की आग में झोंकने वाले ट्रंप खुद अब घर में घिर गए हैं। लेकिन सवाल यह दर्शकों कि इवांका ट्रंप क्यों, इवांका ही उनके निशाने पर क्यों थी? इसका कारण है दर्शकों। आइए मैं आपको बताता हूं इवांका ट्रंप की सुरक्षा कितनी रहती है। ये आप देखिए, वो जहां भी जाती हैं सुरक्षा घेरा टाइट रहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका, इनकी ही जान को खतरा है दर्शकों। ऐसे में ट्रंप ने इवांका की सुरक्षा पहले से ज्यादा सख्त कर दी है। ट्रंप की बेटी इवांका को US सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा मिलती है। यह अमेरिका की सबसे मजबूत सुरक्षा एजेंसियों में से एक है। सुरक्षा में तैनात जवान बेहद ट्रेंड और हथियारों से लैस रहते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। मल्टी लेयर सिस्टम के तहत इवांका ट्रंप की सुरक्षा होती है। सबसे पहले क्लोज प्रोटेक्शन टीम इवांका के बिल्कुल पास रहती है। अत्याधुनिक हथियार और पिस्तौल के साथ एजेंट्स प्रॉपर सूट में होते हैं। 24 घंटे में 3 शिफ्ट में 10 से 20 एजेंट्स लगातार इवांका के आसपास रहते हैं। दूसरे लेयर में इवांका के आसपास काउंटर असॉल्ट टीम की तैनाती होती है। यह हैवी आर्म्ड टीम होती है और अटैक होने पर काउंटर अटैक भी करती है। इवांका ट्रंप की निगरानी में स्नाइपर टीम छतों पर मुस्तैद रहती है। इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट और बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी इवांका के साथ हैं। साथ ही रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर को हमेशा अलर्ट पर रखा जाता है और मेडिकल टीम हर वक्त इवांका ट्रंप के साथ होती है, आसपास होती है। यानी अगर कोई गड़बड़ी हुई तो तुरंत इवांका ट्रंप की जान बचाई जा सके। लेकिन इसे लेकर डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? क्या ईरान ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है? सुनिए जरा। कासिम सुलेमानी, जिसको 2020 में अमेरिका ने ड्रोन अटैक से इराक में मार दिया था, उस मौत का बदला लेना चाहता था। लेकिन 6 साल के बाद एक आम IRGC का कमांडर क्यों तुर्की में जाएगा इवांका ट्रंप को मारने के लिए? क्या इवांका ट्रंप को तुर्की में मारकर उसको कोई बड़ी कामयाबी हासिल करनी थी?
क्या इस मर्डर से IRGC को या ईरान को कोई फायदा हो सकता था? ये सब चीजें आगे की छानबीन के बाद ही उभरेंगी। लेकिन दर्शकों, जब आपके परिवार पर बात आए तो आदमी बौखला जाता है, और यही डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। वो सब कुछ छोड़कर मीटिंग करने लगे हैं दर्शकों। यानी अब ये वॉर उनके लिए पर्सनल हो गया है, पर्सनल। ईरान से युद्ध में उलझे डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली भी अब खतरे में आ गई। आपको बताऊं, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी छुट्टी कैंसिल कर दी और वो अपना वीकेंड कार्यक्रम रद्द कर फौरन व्हाइट हाउस लौट आए। साथ ही कई सीनियर्स अधिकारियों की छुट्टी कैंसिल कर दी है दर्शकों, और अधिकारियों के साथ ट्रंप ने हाई लेवल मीटिंग की। देख लीजिए आप। दावा यह कि ट्रंप ईरान पर हमले का प्लान बना रहे हैं। हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास फैमिली पर खतरा सबसे बड़ी और मुख्य वजह हो सकती है, क्योंकि पकड़े गए आतंकी का कनेक्शन ईरानी सेना IRGC से है। वहीं ट्रंप के करीबी अधिकारी ने B-2 बॉम्बर का एक वीडियो पोस्ट किया है दर्शकों। यह है B-2 बॉम्बर। ऐसा माना जाता है कि ट्रंप किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। अब आप ये मानकर चलिए, हलचल के बीच ईरानी सेना ने भी अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। अमेरिका की संभावित सैन्य हमले की बढ़ती आशंकाओं के बीच ईरान ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया है। और आपको बताऊं, यही संकेत दुनिया के लिए डराने वाले हैं। सुनिए जरा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो क्या कहते हैं। We also have to have a plan B, and plan B is what if Iran refuses to open the straits? What if Iran decides we refuse to open the straits, we're going to own the straits, we're going to charge tolls? लेकिन दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप तो हमला करेंगे, इंतजार है अभी। लेकिन नेतन्याहू तो शुरू हो गए। ये देखिए आप, इजराइल ने हमला कर दिया। लेबनान पर हमले की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम दिखाइए जरा, एम्बियंस सुनाइए इस तस्वीर का। ये देखिए आप दर्शकों, इजराइल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए। यानी लेबनान में छिपे ईरान के प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह को खत्म करके इजराइल दम लेगा। फुल फ्रेम दिखाइए। अब दर्शकों, इस हमले के बाद घटना बढ़ गई है। अब डर बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि किसी भी समय डबल अटैक हो सकता है। यानी इजराइल के साथ साथ अमेरिका एंट्री ले सकता है। लेकिन दर्शकों, कई जगह दावा किया जा रहा है, ये आप देखिए, ये ईरानी एम्बेसी ने वीडियो और फोटोज पोस्ट किए जिसमें बताया ये डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग है और इसे कौन चला रहा है? बेंजामिन नेतन्याहू चला रहे हैं दर्शकों। और इसके बाद आशंका बढ़ गई है कि आखिर क्या चाहते हैं, किस तरह की कोशिश है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की तारीफ भी की थी, सुनवाइए जरा। Very good man. Fine, he'll do whatever I want him to do. He's very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister. सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो तो बहुत अच्छे आदमी, he's a great guy. लेकिन सवाल ये, क्या अब भी डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर पूरा भरोसा करते हैं, या नेतन्याहू ही उन्हें रिमोट से चला रहे हैं? जो नेतन्याहू कहते हैं क्या वही डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? देखिए आप, वो कहते हैं उठ जाइए, उठ जाते हैं, फिर वो कहते हैं चले जाइए तो चले जाते हैं, फिर आकर वो बैठ जाते हैं। यानी अमेरिका ईरान युद्ध में इजराइल 2 कदम आगे चल रहा है। मानकर चलिए दर्शकों, दोनों देशों के बीच अप्रैल से लगातार युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन इजराइल ईरान से युद्ध रोकने के मूड में नहीं है। लेकिन ताजा हालात के बीच इजराइल ने लेबनान पर हमला भी कर दिया है। यह हमला उस वक्त हो रहा है जब ट्रंप व्हाइट हाउस में मीटिंग कर रहे हैं, और एक दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ कर चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप नेतन्याहू की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि लेबनान पर हमले का प्लान बहुत खास है, क्योंकि इजराइल ही ईरान पर हमलों की शुरुआती समर्थकों में से एक रहा है। नेतन्याहू हमेशा ईरान की सैन्य क्षमता को नष्ट करने के पक्ष में रहते हैं, और युद्ध के दौरान इजराइल की रणनीति भी कुछ ऐसी ही रही है। यही वजह है कि लेबनान पर हमला कर
ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है और इजराइल युद्ध बढ़ाने की हर संभव कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में अब ईरान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के रिमोट से चल रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ईरान दावा कर रहा है दर्शकों, लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो क्या इस बार युद्ध और ज्यादा खतरनाक होगा? सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। इजराइल सालों साल से अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल ईरान के खिलाफ लड़ रहा है हमेशा से, चाहे वो हुतीस के थ्रू लड़े, हमास के थ्रू लड़े, हिजबुल्लाह के थ्रू लड़े या 5 कंट्रीज के साथ इकट्ठे एक लड़ाई भी लड़े। और उसमें जिसको बोलते हैं ना, जो इजराइल वो जान है, वो बुलबुल है जिसमें यूएस की जान बसती है। सो ऑब्वियस बात है कि इजराइल हमेशा चाहेगा कि वो इस लड़ाई को कंक्लूसिवली यूएस के साथ लड़े, उस हद तक लड़े जब तक कि ईरान एक तरह से ख़त्म ना हो जाए, हुती, हमास, हिजबुल्लाह ख़त्म ना हो जाए, उसके सो कॉल्ड एनिमीज ख़त्म ना हो जाए। दर्शकों, आपने सुना, अभी तो आशंकाएं बढ़ रही हैं, लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी है। यह खेल फिर शुरू हो गया है दर्शकों। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी दी, अगर डील नहीं की तो तबाह कर देंगे। ईरान हमसे डील करे वरना फिर से हमले होंगे। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। युद्ध शुरू करना है या नहीं, कल तक फैसला हम ले लेंगे और ईरान के प्रस्ताव पर वार्ताकारों से चर्चा करूंगा। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी है, धमकी दे दी है। तो ईरान क्या कर रहा है दर्शकों, दिखाता हूं आपको। देखिए आप, ईरान की सड़कों पर आवाम आ गई और लोगों ने कहा डरने वाले नहीं है। एमएन सुनाइए जरा। ये देखिए दर्शकों, अमेरिका के खिलाफ ईरान में बेहद ज्यादा गुस्सा है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा, कैसे वहां की आवाम सड़कों पर आ गई। वहां इतनी नफरत बढ़ गई है दर्शकों ईरान में कि वहां शादी हो रही है तो गिफ्ट में भी बंदूक दी जा रही है दुल्हन कि आप भी अगर युद्ध हुआ तो तैयार रहिएगा, क्योंकि वहां पर खलीफा की बुर्का ब्रिगेड हमेशा तैयार रहती है। خانوم تو شب ازدواجشون چه شود بسم الله خانوم تو شب ازدواجشون چه شود بسم الله الرحمن الرحیم و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم अल्लाह अकबर। देखा दर्शकों आप, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है पता है? ये है दर्शकों, ये वो इंसान है जिसकी वजह से सब हो रहा है। ये बिचौलिया बना हुआ है और ये कुछ कर नहीं पा रहा है। ये फिर ईरान पहुंच गया है। ये फील्ड मार्शल मुनीर फिर से समझौता कराने पहुंच गया है, लेकिन ईरान में कोई इसकी बात नहीं सुन रहा है। पहले तो फुल फ्रेम दिखाइए जरा। ईरान में पूरी तैयारी है, पूरी कोशिश में लगा है, लेकिन दर्शकों इसका प्लान अलग है। ये ईरान को फंसाना चाहता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे कई एक्सपर्ट कह रहे हैं और ईरान के अंदर भी यही चर्चा है कि मुनीर पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। आपको दिखाता हूं क्या चर्चा है। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की आखिरी कोशिश भी नाकाम रही दर्शकों। अमेरिका का मैसेज लेकर बिचौलिया पाकिस्तान तेहरान पहुंचा। देखिए आप, इस दौरान मुनीर का सामना ईरानी नेता गलिबफ मोहम्मद बगैर से हुआ। गलिबफ मोहम्मद बगैर ईरान के सबसे खौफनाक नेताओं में शुमार हैं, जिससे मुनीर के सामने सख्त तेवर दिखे और कड़े लहजे में उन्होंने लताड़ लगाई। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान माहौल बेहद तनावपूर्ण था। ट्रंप के मैसेंजर मुल्ला मुनीर को गलिबफ ने मीटिंग में ही फटकार लगा दी। गलिबफ ने कहा IRGC अपने देश के अधिकारों को लेकर बेहद सख्त है और ईरान किसी भी तरह का कोई समझौता या ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।
ईरानी नेता गलीबफ ने मुनीर से कहा, अमेरिका को मेरा पैगाम पहुंचा देना। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका ने दोबारा कोई मूर्खता की और फिर से युद्ध की कोशिश की तो अंजाम पहले से कई ज्यादा भयानक होगा। और ईरान ने चेतावनी दी कि इस बार अमेरिका के साथ उसके सहयोगियों को मिलने वाला अंजाम ज्यादा विनाशकारी, कुचलने वाला और कड़वा होगा। यानी मुनीर समझौते की जगह दोनों देशों में युद्ध की चिंगारी भड़का रहा है दर्शकों। और अगर ऐसा हुआ तो आप ये मानकर चलिए कि युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपकी दिक्कत भी बढ़ेगी। वो आपको आगे बताऊं, उससे पहले सुनिए कर्नल शैलेंद्र क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मुस्तफा किसी भी हालत में अपने परमाणु कार्यक्रम या 60% जो यूरेनियम संवर्धित है उसको देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लिहाजा न्यू जर्सी से डोनाल्ड ट्रंप तुरंत वॉशिंगटन आए। वहाँ पे हाई लेवल की एक मीटिंग हुई जिसके अंदर के जेडी वेंस, पीट हेग्सेथ और CIA से लेके सेना के सभी अधिकारियों को बुलाया गया और आगे कैसे लड़ाई के लिए जो आगे उनके पास जो भी विकल्प हैं उन पर चर्चा की गई। पूरी जोर शोर से तैयारी की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो एक ऐसा वार अब ईरान के ऊपर करें जिससे कि वो अपनी जीत घोषित कर पाए और साथ ही साथ ईरान को एक माकूल जवाब भी दे दें। लेकिन दर्शकों, यह युद्ध आपके हमारे लिए बड़ी टेंशन वाला होगा। मैं बता रहा हूं आपको, आप लिख कर रख लीजिए कई बार, क्योंकि अगर युद्ध फिर से शुरू हो गया तो महंगाई धीरे धीरे आपके पास आ रही है। मान लीजिए ये किसी के हाथ में नहीं रहेगी, क्योंकि युद्ध किसी के हाथ में नहीं है। पहली तस्वीर दिखाइए दर्शकों, ये महंगाई धीरे धीरे कैसे दर्शकों, पेट्रोल डीजल के दाम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे, और ये 5 रुपए के आसपास बढ़ गए दर्शकों। और देखिए जरा, हालांकि पेट्रोल की कहीं कोई कमी नहीं है। पहले मैं आपको ये साफ बता दूं, जहां भी अफवाह उड़ाई जा रही है वहां आप सावधान रहिएगा। अगली तस्वीर दिखाइए, CNG के दाम बढ़ गए दर्शकों। दिल्ली और NCR में CNG महंगी हो गई है, 1 रुपए दाम बढ़े हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि अभी ये धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। ये आप देखिए, इसका कारण क्या है दर्शकों, ईरान युद्ध का असर। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकी दी, तो इसलिए क्रूड ऑयल और ज्यादा बढ़ेगा। यानी अब आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल पर दुनिया की निगाहें रहेंगी, क्योंकि दाम बढ़ सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको, दिखाइए। ये आप देखिए, यूपी के महाराजगंज में पेट्रोल को लेकर मारपीट हो गई है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों, दुनिया भर में दाम बढ़ रहे हैं, सिर्फ भारत नहीं है। अब मैं आपको भारतीय रुपए के मुताबिक दुनिया में पेट्रोल की कीमत क्या है ये बताता हूं, दिखाइए जरा। ये आप देखिए, सबसे पहले भारत एवरेज 99.51 यानी 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर है। और डीजल की कीमत एवरेज बता रहा हूं 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर। ये भारत हो गया। इसके बाद आ जाइए हांगकांग, ये 400 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल बिक रहा है दर्शकों, सोचिए आप। ये हांगकांग की तस्वीर है। म्यांमार में कितना है, 142 रुपए प्रति लीटर। हर देश में पेट्रोल महंगा हो रहा है। पाकिस्तान में भारतीय रुपए के मुताबिक 138 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर है। डीजल 139 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर है। चीन में भी दर्शकों 131 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। जबकि चीन के अलावा बांग्लादेश में भी पेट्रोल 100 के पार है, 109 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। और अमेरिका में भी दर्शकों 121.46 यानी 121 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। ये दुनिया भर में मैंने पेट्रोल के दाम बताए, लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ये और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर युद्ध नहीं रुका तो दाम बढ़ेंगे। सुनिए। कम चलाओ, दुनिया भर में बैंड बज गया है। हिंदुस्तान अभी तक बिंदास खा रहे पी रहे ना दबा के, तुम लोग पेट्रोल मिल रहे ना, गैस वैस मिल रहा है ना, फिर काय को रो रहे, जो बोला करो। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात आपने देखी, पेट्रोल की वजह से सीधे सीधे यहां आप देखिए, तेल के दाम बढ़ने की वजह से आमतौर पर सफर महंगा हो जाता है, दूध महंगा हो जाता है,
और सब्जियां महंगी हो जाती हैं, फल महंगे हो जाते हैं, यानी इसका सीधा असर आप पर पड़ने वाला। दर्शकों फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या है, अभी आपने देखा है कि पेट्रोल के दाम बढ़े और धीरे धीरे ये असर आपके किचन तक आ जाएगा, आपके घर तक आ जाएगा। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत 1 रुपए बढ़ी है। 15 मई को सीएनजी के दाम 2 रुपए और फिर 18 मई को 1 रुपए बढ़े। पिछली बार 15 मई को पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए बढ़े थे। इसके बाद 19 मई को 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। पिछले 10 दिन में तीसरी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ गए। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मार्च 2024 से नहीं बढ़ी थी। कीमतों में क्यों बढ़ोतरी हुई है समझ लीजिए। युद्ध की वजह से दर्शकों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है, उतार चढ़ाव है। युद्ध शुरू होने से पहले कच्चे तेल के दाम $70 प्रति बैरल थे, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। तेल कंपनियों को हर महीने 30,000 करोड़ का घाटा हो रहा था। इसी घाटे की भरपाई के लिए सरकार को यह कदम उठाने पड़े। अगर कच्चे तेल में तेजी बनी रहेगी तो और बढ़ोतरी हो सकती है। तेल की कीमतों में उछाल का असर बाकी चीजों पर भी पड़ सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सब्जियां, फल और राशन महंगा हो जाएगा। दूध के दाम पहले ही कंपनियां बढ़ा चुकी हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि ऐसा ना हो। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। 1 महीने लगातार किसी तरीके का हमने प्राइस राइज नहीं देखा और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ और जैसे ही रिजल्ट सामने आए लगातार फ्यूल प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। पर देश को ये आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि जहां रशिया हमें कम दामों में तेल देती है, क्या हम उनसे खरीद रहे हैं। ये लोग जनता में अपनी छवि को जिस तरह दिखाना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता में आज जो देश के हालात है, आज पेट्रोल और डीजल लगभग 5 रुपए ज्यादा महंगा हो गया और जहाँ गैस के लिए लाइनें लग रही हैं, लोग गैस नहीं मिल रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उसके लिए जहाँ सिलेंडर मिलता है वहीं पे सो रहे हैं। पहले भी कहा था ये सबसे ज्यादा जो है झटका देश की जनता को लग रहा है, क्योंकि जहाँ पेट्रोल डीजल बढ़ता है हर चीज का दाम बढ़ जाता है, हर चीज में महंगाई आ जाती है और वो जो है जनता के लिए बहुत घातक होती है। जब 2014 में खत्म हो रहा था तो लगभग 10% का महंगाई दर था। न उस समय खाड़ी युद्ध हुआ था, न कुछ हुआ था। राहुल गांधी जैसा दिमागी दिवालियेपन और देश को भ्रम में डालना, भ्रम ही नहीं बल्कि देश में गृह युद्ध करवा दे, ये स्थिति पैदा करने की कोशिश वो ऑलवेज सारा बंद है। डीजल इतने महंगा हो गया, पेट्रोल इतने महंगा हो गया, क्या कर सकता है इंसान गरीब आदमी? कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा? मिडिल क्लास पे तो हमेशा फर्क पड़ रहा है। पेट्रोल बढ़ रहा है तो फर्क तो बहुत पड़ रहा है, हमें नुकसान तो है ही है। अब लेकिन क्या करें, जिनका काम है उनको गाड़ी तो निकालनी पड़ेगी। क्योंकि तो बजट बढ़ा है, हमारी सैलरी में इंक्रीज तो इतना हुआ नहीं है जितना पेट्रोल में पैसे बढ़ रहे हैं और ऊपर से ट्रैवल इतना लंबा पड़ जाता है। हमारा 200 रुपये का तो पर डे का तेल ही है, 6,000 रुपये तो मंथली हम वैसे पेट्रोल पंप को ही देना पड़ता है हमें। सर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ को लेके, क्योंकि अब पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर पेट्रोल का मतलब गाड़ियाँ भी इतना एवरेज नहीं दे पा रही ना गाड़ियों का, तो बहुत प्रभाव है मतलब पेट्रोल का महंगा होने। सरकार से यही कहेंगे भाई थोड़ा सस्ता होना चाहिए पेट्रोल डीजल वगैरह, और जो राशन वगैरह ये भी सस्ता होना चाहिए। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं, दुनिया भर में दिक्कत चल रही है और ये दिक्कत आप लोगों को भी परेशानी में डाल सकती है। इस बीच भारत के दौरे पर आए हैं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों कि भारत और अमेरिका में डील होने वाली है। ये सीधा संकेत मिल रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा। मार्को रूबियो भारत पहुंचे हैं, ये आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात काफी सकारात्मक रही है, पॉजिटिव रही है। मार्को रूबियो ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता भी दिया है, यानी अब जल्द ही डील हो सकती है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। पूरा डेलीगेशन बैठा हुआ है अमेरिका और भारत का, और आप ये मानकर चलिए 1 घंटे तक रणनीति बनी है, बातचीत हुई है। आने वाले समय में लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच डील हो सकती है। सुनिए जरा सर्जियो गोर क्या कहते हैं।
आज विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया। हमारे आगे कुछ बेहतरीन चीजें हैं। आज प्रधानमंत्री के साथ हमारी बहुत अच्छी बैठक हुई। यह एक ऐसा संबंध है जिसकी हम बहुत परवाह करते हैं। यह एक ऐसा संबंध है जो बढ़ रहा है। विदेश सचिव ने यहाँ एक बिल्कुल नई इमारत का उद्घाटन। ये हैं दर्शकों मार्को रूबियो, और इन्होंने गर्मी को लेकर भी आज कुछ बोला है। सुनवाते हैं जरा क्या कह रहे हैं भारत की गर्मी को लेकर। I wanted to keep this brief because it's hot. It's hot. Although it's not humid, like I'm from Miami. There's the humid hot and then there's this hot, but it's like, what time is it? It should be getting cooling off by now. लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या है, भारत संकट के समाधान में जुटा हुआ है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील भी की है कि आप संयमित इस्तेमाल करें, और लोगों से ये अपील बहुत हद तक इसलिए की है ताकि लोग टेंशन में ना रहें, सावधान रहें। लेकिन आज भारतीय युवाओं को संबोधित भी किया है पीएम मोदी ने, और उन्होंने बड़ी बात कही है। लेकिन अब दर्शकों भारत और अमेरिका की डील हो सकती है, और युद्ध के बीच में ये बहुत बड़ी खबर है दर्शकों, क्योंकि अगर डील हुई तो हो सकता है जो अभी दाम बढ़ रहे हैं उसका समाधान मिले। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। सेवा तीर्थ यानी पीएमओ में दोनों के बीच करीब 1 घंटे बातचीत हुई। आपको बताऊं, इस मुलाकात में दोनों के बीच ईरान संकट पर भी गंभीर चर्चा हुई। बैठक में सुरक्षा, व्यापार और भारत अमेरिका संबंधों पर मंथन हुआ है। इस मौके पर ट्रंप के दूत ने पीएम को अमेरिका आने का न्योता दिया है। अहम मीटिंग में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहे। अमेरिका की ओर से भारत में यूएस के राजदूत सर्जियो गोर मौजूद थे, और अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी एलिसन हुकर भी मौजूद थे। मार्को रूबियो ने भारत को यूएस का अहम साझेदार बताया। कहा अमेरिका फिर से क्वाड को मजबूत करना चाहता है। वो कहते हैं कि क्वाड का भारत में होना ये दिखाता है, दर्शाता है कि अमेरिका की नजर में भारत कितना अहम देश है। 26 जून को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की दर्शकों बैठक होनी है, और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। रूबियो अपनी पत्नी जेनेट रूबियो के साथ नई दिल्ली पहुंचे। आपको यह भी जानकारी दे दें कि जल्द ही डील हो सकती है। इस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए। क्योंकि जो भारत ने अपना सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया 2021 में, उसके तहत धोलेरा गुजरात में जो मल्टीपल हमारी चाहे वो टाटा की हो, चाहे अभी जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नीदरलैंड गए तो ASML के साथ, चाहे और बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज हो उनके साथ जो हमारी डील्स हो रही हैं ये, और उसी के तहत ये $100 बिलियन की सेमीकंडक्टर मार्केट बनने की जो इंडिया की प्रोजेक्शन है, तो उसके तहत ये एक डिस्ट्रेस मीटिंग भारत को नजरअंदाज ना करने वाला मार्को रूबियो का यह है कि चाइना +1 के तहत भारत से सेमीकंडक्टर अपनी सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको दिखाएं। लगातार हम एक खबर को ऐसी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं जो झकझोर देने वाली है, जो बेटियों की सुरक्षा से जुड़ी हुई। और इस मामले में, ट्विशा मामले में गिरफ्तारी हो गई, रिमांड मिल गई है। अब ट्विशा की मौत का सच बाहर आएगा। पहली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, ये है समर जो कल मुंह छिपाकर जा रहा था, वो आज पुलिस के घेरे में मौजूद था, और 7 दिन की रिमांड समर्थ की मिल गई है। अब रिमांड में कई सवालों के जवाब समर्थ से लिए जाएंगे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। जब निकला समर्थ बाहर तो हमने सवाल करने की कोशिश की, सुनवाइए जरा कैसे वहां से समर्थ और उसके साथी पहुंची। समर्थ सिंह को लेकर पुलिस की टीम पहुंची है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, रिपब्लिक भारत, आप देखिए। समर्थ क्यों मारा टिशा को? समर्थ क्यों मारा टिशा को? समर्थ क्यों मारा? रिपब्लिक भारत पूछ रहा क्यों मारा टिशा को? क्यों मारा? क्या वजह? पुलिस की टीम जो है पहुंची। अब दर्शकों आपको बताएं, रिमांड के बाद कटारा हिल्स थाने में समर्थ को रखा गया है, और आपको बताएं यहीं पर समर्थ सिंह से सवाल किए जाएंगे, क्योंकि ट्विशा की मौत अभी भी मिस्ट्री है। क्या सुसाइड है या इस मामले में कुछ और तथ्य हैं, सारी चीजें समर्थ पर ही निर्भर करती हैं, उससे सवाल किए जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, जहां पर कल हमने आपको तस्वीर दिखाई थी मौत से ठीक 3 घंटे पहले जिस पार्लर में गई थी, वहां आज हम पहुंचे। यही है वो मैम जो ट्विशा उस वक्त मौजूद थी। ये क्या कहती हैं, इनसे हमने बात की, सुनवाई। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि वो स्ट्रेस में है। खुश रहती थी, बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती थी। हमारे प्रोफेशन में हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, पर जितनी भी हुई वो बहुत नॉर्मल थी, जैसे सब होते हैं वैसे थी। नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि वो स्ट्रेस में है। खुश रहती थी,
बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती थी, हमारे प्रोफेशन में हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, पर जितनी भी हुई वो बहुत नॉर्मल थी, जैसे सब होते हैं वैसे थी। नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि वो स्ट्रेस में है। ये दर्शकों वो कमरा है जहां पर सुसाइड हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ये वही कमरा है, समर सिंह और गिरिबाला जी का घर है ये, जहां पर ट्विशा की मौत हुई है। लेकिन सवाल कई सारे हैं दर्शकों, क्या अभी तक जो भी सवाल जवाब हैं वो सब कुछ समर्थ पर निर्भर करते हैं? क्योंकि समर्थ अब तक सामने नहीं आया था और अब सब कुछ समर्थ पर ही निर्भर करता है। आपको बताएं, ट्विशा की मौत के मामले में कोर्ट ने समर्थ को रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी पति को भोपाल पुलिस ने जिला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पूछताछ करने के लिए समर्थ को 7 दिन के रिमांड पर भेजा है। आपको बताएं, समर्थ का पासपोर्ट भी सरेंडर करवाया गया है। खबर यह है, बार काउंसिल ने समर्थ का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। भोपाल पुलिस ने समर्थ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है और रिमांड के बाद समर्थ को कटारा हिल्स थाने में रखा गया है। तस्वीर आपको दिखाएं। पुलिस यहां समर्थ से ट्विशा की मौत को लेकर सवाल जवाब करेगी। आपको यह भी जानकारी दे दें, पुलिस समर्थ से क्या क्या सवाल कर सकती है वो भी आपको बता दूं मैं। 12 मई की सुबह से लेकर ट्विशा की मौत तक वो कहां थे, ये पूछा जा सकता है। ट्विशा की मौत के बारे में सबसे पहले कब और आपको कैसे पता चला? घटना का पता चलने के बाद सबसे पहले किसे आपने फोन किया? पुलिस या एम्बुलेंस को तुरंत क्यों सूचना नहीं दी गई? ट्विशा के साथ आपके रिश्ते कैसे रहे? क्या ट्विशा तुम्हें छोड़कर जाने वाली थी? घटना के बाद 10 दिन तक कहां छिपे हुए थे? इस दौरान किसने आपकी मदद की? सीसीटीवी फुटेज से छेड़खानी का सच क्या है? उस 1 घंटे के भीतर छत या घर के अंदर क्या हुआ था, यह समर्थ से पूछा जाएगा। और सुनिए जरा इस मामले पर ट्विशा के वकील क्या कहते हैं। कोर्ट में हटाने के लिए याचिका नहीं लगाई, हमने याचिका इस संबंध में लगाई है और एक पत्र भी दिया है कमिश्नर साहब को, क्योंकि कोर्ट इसमें कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन कमिश्नर जो हैं और जो एसआईटी लीड कर रहे हैं वो इस संबंध में संज्ञान लें कि वो जो एसएचओ हैं कटारा हिल्स के, जहां तथाकथित रूप से घटना घटी है, उस कार्य क्षेत्र में उनका घर आता है जो क्राइम सीन है, तो ये आरोपी से क्यों संपर्क में थे, गिरेबाला सिंह से इनने क्यों संपर्क करा? हमारा ये कहना है कि इस संबंध में जांच विवेचना होनी चाहिए, और क्योंकि वो उस समय थे, आरोपी से संपर्क में थे, इसके बाद एसआईटी का गठन हो जाता है। अगर वो एसआईटी में हैं तो कहीं ना कहीं ये संभावना है कि वो फिर से इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसलिए परिवारजन ने एक लेटर लिखा है कमिश्नर साहब को भी, एसआईटी को भी, इसको तत्काल एसआईटी से हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो एसआईटी में लीड कर रहे हैं एसएचओ साहब, इनके अलावा और भी बहुत सारे नंबर थे, तो ये सब कहीं ना कहीं एक साथ जुड़े हुए हैं। वो शुरू से कहीं हमारे ये मांग नहीं, हम नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने गलत करा है या साबित कर दिया हमने, हमारा कहना है इस संबंध में जांच होनी चाहिए। और क्योंकि जिस तरीके से पूरी परिस्थितियां चल रही हैं, शासन ने खुद माना कि पुलिस की बहुत सारी शुरू से नाकामियां, गलती रही है, जैसे उनको अरेस्ट नहीं कर पाए, इलेक्शन जो एविडेंसेज हैं उनको कलेक्ट नहीं कर पाए, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई आशंका है तो उनको एसआईटी से हटाया जाना चाहिए। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ूंगा और आपको यह खबर जरूर देखनी चाहिए। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और बाबा बर्फानी के पहले दर्शन आप कर लीजिए। बाबा बर्फानी की यात्रा जुलाई में शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और मैं आपको बताऊं, आतंक का सफाया हो रहा है और कैसी सुरक्षा है, हर एक अपडेट आपको देता हूं। पहली तस्वीर दिखाइए दर्शकों, ये आतंकी याद है आपको? ये पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के जिन जवानों को शहीद किया था उसमें ये शामिल था और इसे किसी सीक्रेट किलर ने निपटा दिया। और उसके बाद देखिए जरा, इसका जनाजा निकला और इसके जनाजे में आतंकी खौफ में थे, डर में थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये खौफ में इतने हैं कि कोई इन्हें ठोक ना दे। देखिए आप, ये AK-47 लेकर पहुंचते हैं। इन्हें सीक्रेट किलर का ऐसा खौफ है पाकिस्तान के अंदर। सोचिए आप, ये आतंकियों में डर अच्छा है। लेकिन दर्शकों, पाकिस्तान में आतंकी आज फिर तस्वीर दिखी। आपको बताएं, हिजबुल्लाह चीफ सैयद सलाउद्दीन भी हमजा के जनाजे में पहुंचा। आप ये मानकर चलिए, आतंकियों का नंबर एक एक करके लग रहा है और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बताती हैं कि इनके तार कहां तक जुड़े हुए थे। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, आतंकी हमजा बुरहान को मारने वाला शूटर गिरफ्तार किया, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब्दुल्ला कमाल ने हमजा को ढेर किया। ये कौन है, क्या वाकई में ये वही है? अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी भी सीक्रेट किलर का खौफ है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों,
राजौरी में भारतीय सेना ने 3 से 4 आतंकियों को घेर लिया है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा की पूरी तैयारी। एम्बियंस सुनाइए जरा। ये सुरक्षा बहुत जरूरी है दर्शक। इधर आप देखिए, बलूच लिबरेशन आर्मी की महिला ब्रिगेड भी तैयार है। यानी पाकिस्तान में रहने वाले आतंकियों का अब जल्द ही धीरे धीरे सफाया हो रहा है। और दर्शकों, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि इनका सफाया होना बहुत जरूरी है। आपको बताऊं दर्शकों, भारत में जब भी अमरनाथ यात्रा होती है, आतंकियों की नापाक नजरें रहती हैं, लेकिन हर बार बाबा बर्फानी दर्शन देते हैं और भारत के सेना पर तैनात जवान दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी सुरक्षा में रहते हैं। देखिए जरा, जो यात्री यहां पर जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए कैसी तैयारी है, और बाबा बर्फानी के पहले दर्शन आप कर लीजिए। बड़ी बात क्या है दर्शक, अभी तक आपने जो देखा वो था आतंकियों का खात्मा, लेकिन पवित्र गुफा अमरनाथ के दर्शन आप कर लीजिए। अमरनाथ की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी प्रकट हुए हैं। 6 से 7 फीट के शिवलिंग की तस्वीर आपके सामने है। सुरक्षा में तैनात जवानों ने सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन किए। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। अमरनाथ गुफा हिमालय की पीर पंजाल माउंट रेंज में है। अमरनाथ पर्वत पर स्थित है। यहाँ टेम्परेचर माइनस में है और 12 फीट तक बर्फ जमी हुई है। बालटाल मार्ग पर 9 किलोमीटर तक बर्फ हटाई जा चुकी है। पहलगाम मार्ग पर 8 किलोमीटर तक ट्रैक से बर्फ हटाई जा चुकी है। ट्रैक को 12 फीट चौड़ा करने का काम भी चल रहा है और इस बार श्रद्धालुओं के रहने के लिए आधुनिक व्यवस्था की गई है। बेस कैंप में टेंट की जगह फाइबर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है दर्शकों। इससे तापमान में गिरावट और बारिश से निपटने में मदद मिलती है। यात्रा के लिए अब तक 3.6 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस साल 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने आ सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए दर्शकों। संवेदनशील इलाकों में नो एंट्री जोन घोषित कर दिया गया है। बालटाल पहलगाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। बेस कैंप में सुरक्षा बलों की कड़ी नजर रहती है। संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी होती है। और आप ये मानकर चलिए कि अभी जो तस्वीर दिख रही है बाबा बर्फानी की, वहां पर सुरक्षा में सेना के जवान तैनात हैं और सेना के जवानों ने वहां पर दर्शन भी किए हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, फुल फ्रेम दिखाइए एक बार फिर तस्वीर। दर्शकों, यात्रा शुरू होगी और यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है स्वामी विवेकानंद से। वो कहते हैं जीवन में आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास से ही आपकी क्षमता की पहचान होती है। जो इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता वो छोटी कठिनाइयों से भी हार मान लेता है। इससे बचने के लिए अपनी कोशिशों पर विश्वास करना सीखें और सफलता असफलता से घबराना छोड़ दें। याद रखिए, भरोसा ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आप अपने आप पर भरोसा करें, अपना ख्याल रखें। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।